दिन कितने लंबे होते हैं। नकुल ने उसकी ओर देखा। समीरा के जूड़े का जंगली फूल धीरे से बिना आवाज़ किए फर्श पर गिर गया। पर जिंदगी तो बहुत छोटी होती है, नकुल ने कहा। कैसे? हम जंगली लोगों की एक पल की खामोशी। जब आपकी जीप की रोशनी दूर पथरीली सड़क के पास आ रही थी तो बहुत अच्छा सा लग रहा था। चलिए आइए यहीं पास तक चक्कर लगाकर लौट आते हैं। नकुल ने अपना हाथ बढ़ाया तो समीरा ने अनायास ही अपना हाथ उसके हाथ की ओर बढ़ा दिया, पर अगले ही क्षण वह बुरी तरह सिहर सी गई। नकुल उसे कुछ दूर तक ले गया। जीप के पास आकर समीरा ठिठक गई। एक पत्थर पर उसने पैर जमाया कि पत्थर ढीला होकर फिसल गया। नकुल ने उसे संभाला तो ढलान पर दोनों 4-6 कदम और फिसलते चले गए। संतुलन की कोशिश में और भी अधिक फिसलती समीरा को नकुल ने संभाल लिया। जंगल की सांसें जैसे तेज़ तेज़ चलने लगीं। जंगली अंधेरे में जुगनू चमकने लगे। ओह नकुल, मीरा, मीरा। सन्नाटा, फिर भारी सांसें। अस्त व्यस्त होकर समीरा अलग हुई तो पास झुके पेड़ के तने से लिपट कर रो पड़ी। नकुल निर्द्वंद शेर की तरह खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। प्रकृति खामोश थी। नकुल ने उसे पेड़ के तने से अलग करके अपने सीने पर सहारा दे दिया। वह किसी छोटी बच्ची की तरह उसके सीने में दुबकती चली गई। और फिर जिंदगी अपनी रफ्तार से चलने लगी। वही क्रेनें, वही क्रशर, वही मजदूर, वही टूटते पत्थर, वही ऊंचे उठते पिलर, वही काम करता हुआ नकुल, वही दफ्तर में फाइलों पर दस्तखत करता हुआ प्रशांत। समीरा ने बेडरूम से आदिवासी मुखौटा उतार कर कहीं रख दिया था। प्रशांत दिन भर साइट पर काम करता। शाम होते ही वह नकुल को साथ लिए घर आ जाता। थर्मल प्लांट का नक्शा बनाने में नकुल उसकी पूरी मदद कर रहा था। ऐसा नहीं था कि प्रशांत यह काम अकेले कर नहीं सकता था। एक आदत सी हो गई थी, जो काम दूसरे कर सकते हैं उसे खुद क्यों किया जाए। नकुल को सब कुछ समझाकर प्रशांत सोने चला जाता और नकुल आधी रात तक बैठा नक्शे में सिर खपाता रहता। बीच बीच में कभी कभार समीरा उसे काफ़ी दे जाती, बस। और न कोई बातचीत, न कोई शब्द, केवल आँखों की भाषा ही आँखें पढ़ जातीं। दिन बीतते चले गए। एक दिन प्रशांत ने साइट ऑफिस से समीरा को फ़ोन मिलाया। लाइन बिजी थी। उसे कुछ ताज्जुब हुआ। उसे पता नहीं था कि उस समय दूसरे फ़ोन पर नकुल और किसी से नहीं, समीरा से ही बातें कर रहा था। शाम को प्रशांत घर आया तो कपड़े बदलते हुए बोला, तो अब तुम्हारा मन लग गया है। आज फ़ोन किया तो लाइन बिजी थी। हाँ, वो ओवरसियर साहब की पत्नी आ गई है ना, उन्हीं का फ़ोन आता रहता है, समीरा ने कह दिया। चलो अच्छा है, यह घर तुम्हें घर तो लगने लगा। दूसरों का बनाया हुआ, समीरा ने कहा तो प्रशांत चौंक गया। क्या? हाँ और क्या। इस घर में ऐसा क्या है जो हमारा और तुम्हारा हो, सिवाय इस बिस्तर के। और ये बेड भी फॉरेस्ट रेंजर साहब ने बनवा दिए थे। ये चादरें ठेकेदार लाया था। ये पर्दे खजांची बाबू ने भिजवा दिए थे। ये मास्क और मूर्तियाँ ओवरसियर बाबू ले आए थे। ये कालीन PWD वालों ने बिछवा दिए थे। राशन अर्दली ले आता है। सब्जी मैं बस्ती जाकर ले आती हूँ। इसे घर कहना चाहो तो ज़रूर कह लो, पर इसमें तुमने क्या जोड़ा है, क्या बनाया है? सिर्फ एकदम तन्हा मैं। अगर मेरी तन्हाई ही तुम्हारा घर है तो यह घर है। समीरा। प्रशांत एकदम चीख उठा। हाँ प्रशांत, हाँ, यह घर नहीं कैदखाना है। और समीरा रसोई की तरफ चली गई। प्रशांत एकदम तमतमाता हुआ खड़ा रह गया। प्रशांत के उस दिन के तमतमाते हुए चेहरे से नकुल का यह चेहरा एकदम भिन्न था। घने जंगल में नकुल उसके सामने खड़ा था। समीरा एक चट्टान पर बैठी हुई थी। नकुल के शब्द, उसका स्वर भी प्रशांत से भिन्न था। मैं तुम्हारे बगैर रह तो सकता हूँ मीरा, पर रहना नहीं चाहता। इस तरह मैं जी नहीं सकता। तुम इजाज़त दो तो मैं प्रशांत से खुलकर बात कर लूँ।
समीरा पास खड़ी सूखी टहनी को चटकाती रही। टहनी के टूटने की आवाज़ आती रही। कुछ बोलो मीरा, नकुल व्याकुल था। समीरा कुछ देर और खामोश रही, फिर बोली, सुनो। नकुल की समस्त संज्ञाएं उत्तर के लिए तैयार हो गईं। बताओ। प्रशांत से तुम नहीं, मैं खुद बात करूंगी। तुम बात करोगे तो वह अपमानित महसूस करेगा। जिस सच्चाई को मैंने तुम्हारे साथ मंजूर किया है उसे प्रशांत के सामने भी मंजूर करने में मुझे कोई हिचक नहीं है। ठीक है, पर कुछ नहीं, यही ठीक है। और बेहतर हो तुम कुछ दिनों की छुट्टी पर चले जाओ। नहीं, यह गलत होगा, मैं यहीं रहूँगा। ठीक है, समीरा ने कहा था और जंगल के घने पेड़ों के पार कहीं देखने लगी थी। अगले कुछ दिन प्रशांत के लिए व्यस्तता के दिन थे, समीरा के लिए उधेड़ बुन के। अपने भीतर के इरादे के बावजूद उसे कहीं बार बार तोलना पड़ रहा था। हर बार नकुल का पलड़ा भारी हो जाता था, पर प्रशांत से बात करने का मौका भी नहीं मिल रहा था। एक बार वह फिर दिल्ली हो आया था और उस रात वह काफ़ी राहत महसूस कर रहा था। एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ जाने की राहत और संतोष। रात में प्रशांत ने समीरा को हौले से छुआ तो वह सिमट गई। प्रशांत सनक गया। क्या बात है समी? समीरा एकाएक छिटक कर परे हट गई और उठकर बैठ गई। फिर बोली, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कुछ कहना है तो पास आकर भी कह सकती हो। नहीं। प्रशांत के माथे पर 2-3 शिकनें उभर आईं। क्या कहना है? मैं अब तुम्हारी नहीं रह गई हूँ प्रशांत, समीरा ने बड़े सधे हुए स्वर में कहा। क्या मतलब? जो सच है वही कह रही हूँ, और यह मैं तुमसे कहे बगैर रह भी नहीं सकती थी। मैं अब नकुल की हूँ। समी नहीं, समीरा। प्रशांत। समीरा। चीख कर प्रशांत एकाएक खामोश रह गया। उसे लगा जैसे आज तक सब कुछ जानते हुए भी वह कुछ नहीं जानता था। उसने समीरा की ओर देखा। वह संयत और तटस्थ, जैसे उसके दिए गए फैसले का उससे या प्रशांत से कोई सरोकार ही न हो। सहसा प्रशांत का स्वर गंभीर हो उठा। बोला, समीरा, तुमने मुझे धोखा दिया होता तो मैं बर्दाश्त कर लेता, पर तकलीफ़ इस बात की है कि तुमने मुझे तकलीफ़ दी है। काश तुम कुछ और इंतज़ार कर लेती। ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा था। तुमने मुझे वक्त तो दिया होता। तुमने मुझे इतना वक्त दे दिया था प्रशांत कि मैं उस वक्त को अकेले समेट नहीं पाई। समी नहीं, समीरा। तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। दोनों ने सुनी। प्रशांत का मन कड़वाहट से भर उठा था। उसने झट से कहा, शायद तुम्हारा होगा। समीरा ने रिसीवर उठाया। हेलो। उधर से आवाज़ आई, प्रशांत साहब हैं? मैं दिल्ली से दीक्षित बोल रहा हूँ। तुम्हारा है, कहकर समीरा ने फ़ोन प्रशांत की ओर बढ़ा दिया। हेलो। प्रशांत बोला। हाँ प्रशांत साहब। दीक्षित ने कहा, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके पेपर्स पर आज दस्तखत हो गए हैं। ऑर्डर्स पहुंचने में 4-5 दिन लगेंगे। आप तैयारी कर लीजिए। थैंक यू दीक्षित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बेजान हाथों से उसने रिसीवर रख दिया। उसकी आंखें भीग आई थीं, पर अपने आप को पीते हुए उसने इतना ही कहा, मेरा जाना निश्चित हो गया समीरा। अगले 1 हफ्ते में सब कुछ तय हो गया। प्रशांत ने सारी स्थिति को दार्शनिक अंदाज में स्वीकार कर लिया था। न वह समीरा से नाराज़ था, न नकुल से। खजांची बाबू अपने कुत्ते की मृत्यु के गम में मुब्तिला थे। वह आजकल किसी से कुछ बात ही नहीं करते थे। और फिर प्रशांत के चलने का दिन भी आ गया था। वह अपना सामान पैक कर रहा था। बीच बीच में सन्नाटा भर जाता था। वह बोला, समी, तुम अपने आप को पूरी तरह मुक्त समझना। तलाक के कागज़ों पर मैं दस्तखत कर दूंगा, लेकिन इतना ही चाहूँगा कि तुम शादीशुदा बीवी की तरह ही नकुल के साथ रहो। ज़िंदगी में तमाशा न होने पाए। मेरी तरफ से कोई अड़चन नहीं आने पाएगी। तुम बेफिक्र रहना, मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए। प्रशांत अपना सामान बांधता जा रहा था। समीरा चुपचाप उसका सामान अलग करती जा रही थी। सारा सामान बंध गया। तब तक जीप भी आ गई।
फिर प्रशांत बोला, मैंने पहले भी मिनिस्ट्री तक यह बात पहुंचा दी थी कि मेरे बाद नकुल को यहाँ प्रमोट कर दिया जाए। इस्तीफ़ा देते हुए मैंने फिर नकुल के नाम की ही सिफारिश की है। अब मैं अपनी पोस्ट और अपना घर दोनों नकुल के लिए छोड़े जा रहा हूँ। कहते हुए उसने आखिरी पैकेट जीप में रखा और स्टीयरिंग पर खुद बैठ गया। समीरा बरामदे की सीढ़ियों पर पत्थर के बुत की तरह खड़ी रही। भीगी आंखों से प्रशांत ने फिर कहा, अच्छा समीरा, विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ। इसके साथ ही प्रशांत ने जीप को मोड़ा और चल दिया। खजांची बाबू और कॉलोनी के कुछ लोग गेट के बाहर चुपचाप खड़े थे। उनके पास पहुंचकर प्रशांत ने जीप को धीमा जरूर कर लिया, पर रोका नहीं। उन्होंने प्रशांत को नमस्ते की, जैसे किसी अर्थी को अंतिम प्रणाम कर रहे हों। जीप चली गई। लोग वहीं खड़े रह गए। खिड़की की छड़ें पकड़े खड़ी समीरा ने जीप को दूर जाते हुए देखा। पथरीली सड़क पर जीप ओझल हुई तो वह कटे पेड़ की तरह बिस्तर पर गिर पड़ी और सिसक कर रोने लगी। स्टोन क्वेरी की दक्षिण वाली सड़क पर प्रशांत की जीप चली जा रही थी। तभी क्वेरी में धमाका हुआ। पत्थरों के टुकड़े हवा में उछले और इधर उधर लुढ़कते चले गए। उधर साइड के पिलर पर खड़े नकुल ने देखा, क्वेरी से उठी धूल के उस पार प्रशांत की जीप चली जा रही थी। बंगला वही था, पर सब कुछ बदल गया था। फर्नीचर, पर्दे, सजावट, सब कुछ में एक नयापन था, आधुनिक सुरुचि थी। नकुल अब चीफ इंजीनियर था। उसने बंगले के बड़े हाल में ही आधे हिस्से में अपना दफ्तर बना लिया था। बंगले के बाहरी गेट पर की नेम प्लेट बदल दी गई थी। प्रशांत वर्मा के स्थान पर अब वहां चीफ इंजीनियर नकुल आर्य और श्रीमती समीरा आर्य का नाम लिखा हुआ था। सुबहें वैसी ही थीं, दिनों में ज़रूर फ़र्क आ गया था। समीरा के लिए ख़ास तौर पर उसका अकेलापन अब पहले का सा मारक नहीं रह गया था। नकुल लगातार उसके अकेलेपन को भरने की कोशिश करता रहता था। नहाकर नकुल पैंट के बटन लगाता हुआ बाथरूम से निकला। उसने वहीं से आवाज़ दी, मीरा। समीरा किचन से निकल रही थी। नाश्ते की ट्रे उसके हाथ में थी। यह बटन, टूटे बटन को दिखाते हुए नकुल ने कहा, ज़रा सुई धागा और बटन। समीरा मुस्कराई तो नकुल ने कहा, मुझे बहुत पहले मालूम था, इसीलिए जब तुम पहली बार यहाँ आई थी तभी मैंने सुई धागा और बटन लाकर रख दिए थे। बड़ा दूरंदेश आदमी हूँ। समीरा भीतर से सुई धागा और बटन निकाल लाई। धागे में गांठ लगाकर वह बटन की आँख को सुई में फंसाकर पैंट में टाँकने लगी तो सुई की नोक उसके पोर में घुस गई। एक बूंद खून पोर पर चमकने लगा। समीरा ने अंगुली को मुंह में रखकर चूस लिया। फिर बटन टाँकती हुई बोली, नकुल, यह बंगला बदल लो, यहाँ अच्छा नहीं लगता। ऐसा करें, जिस बंगले में डिप्टी आए हैं, जहाँ पहले मैं रहता था, उसमें हम लोग शिफ्ट कर लें और यह बंगला डिप्टी को दे दें। उनके बाल बच्चे भी कई हैं, उन्हें ज़्यादा जगह मिल जाएगी। जैसा तुम्हें ठीक लगे। समीरा ने दांत से धागे को तोड़ते हुए कहा, पर यह जगह ज़रूर बदल लो। कल ही बदल लो, इसमें क्या है। और नकुल नाश्ते वाली मेज़ की ओर बढ़ गया। डिप्टी साहब, आपको अपनी फैमिली और बच्चों के साथ आना चाहिए था। साइड पर खजांची बाबू नए डिप्टी इंजीनियर को समझा रहे थे। अकेले आप यहाँ कैसे रह पाएंगे। डिप्टी साहब अधेड़ उम्र के मोटे थुलथुल आदमी थे। 4 कदम चलना पड़ जाए तो हाँफने लगते थे। बोले, खजांची बाबू, हमारी फैमिली नहीं, हमारा तो पूरा लश्कर है। 3 बेटियाँ, 3 बेटे। 2 लड़कियाँ शादीशुदा हैं, पर वे हमारे ही साथ रहती हैं। 2 दामाद वहीं शहर में नौकरी करते हैं। उनके 4 बच्चे, 6 हमारे, ऊपर से हम मियाँ बीवी, 14 लोगों का लश्कर है। सुनते ही खजांची बाबू अपने मैथमेटिक्स में खो गए। 2 बच्चियों के 4 बच्चे, 4 × 4 यानी 16। 4 बच्चे अभी शादीशुदा नहीं हैं, उनके भी बाल बच्चे होंगे ही, तो 4 × 4 = 16। 16 + 16 = 32। 32 × 4 = 128।
128 इंटू 4 इक्वल टू 512 इंटू 4 कम्स टू 2048। कहने का मतलब यह है डिप्टी साहब, इस रफ्तार से सन 2000 तक हिंदुस्तान की आबादी में सिर्फ आपके घराने से तकरीबन 2500 लोगों का योगदान होगा। डिप्टी साहब घबरा गए, कैफियत सी देते हुए बोले, वैसे बच्चों ने हमारी बहुत मदद की है खजांची बाबू। हर अफसर ने मेरे बच्चों पर तरस खाकर मुझे प्रमोट किया। यह प्रमोशन भी बच्चों की खातिर ही मिला है। प्रमोशन का मैथमेटिक कुछ और है डिप्टी साहब। हाँ, खजांची बाबू ने कहा, यहाँ तो डिप्टी की पोस्ट पर अब शादीशुदा और बाल बच्चों वाला आदमी ही आ सकता है। बातचीत का सिरा जाने कहाँ जाकर टूटता कि तभी नकुल आता दिखाई दे गया। खजांची बाबू वहाँ से सरक गए। नकुल ने डिप्टी के पास पहुंचकर कहा, कहिए डिप्टी साहब, मन लग रहा है यहाँ काम में? जी खूब। डिप्टी साहब ने अपनी मोटी गर्दन हिला दी। सुना है आपकी फैमिली ईश्वर की कृपा से काफ़ी बड़ी है। डिप्टी साहब सकुचाने लगे तो नकुल ने अपनी बात पूरी कर दी। आप चाहें तो हमारे बंगले में शिफ्ट हो जाइए, हम आप वाले बंगले में चले आएंगे। अरे नहीं सर, सोच लीजिएगा। खैर, ज़रा इस वक्त की लेबर स्ट्रेंथ बताइए और देखिए अर्जेंट फाइलें बंगले पर पहुंचवा दीजिए, मैं वहीं डील करूंगा। डिप्टी साहब बिना बात ही हाँफने लगे। नकुल कमरे में बैठा अपने दफ्तरी कागज़ देख रहा था। समीरा सोफे पर बैठी पत्रिका उलट रही थी। बाहर अंधेरा घिरता जा रहा था। तभी चपरासी डाक लेकर आया। समीरा ने पत्रिका को फ़ौरन उलट कर रख दिया और उठकर नकुल के पास चली आई। नकुल ने डाक देखी, समीरा को देखा, फिर कुछ सोचकर बड़े मुलायम संजीदा स्वर में बोला, मीरा, इस बात का दुख मत करो कि तुम्हारे घर वालों ने अब तुम्हें ख़त लिखना बंद कर दिया है। क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ? यूँ उदास नहीं होते। नकुल ने चिट्ठियों को मेज़ पर रख दिया और बोला, चलो थोड़ा घूम आते हैं। नहीं, तुम अपना काम करो, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है, खाना खाकर घूमने चलेंगे, कहकर नकुल समीरा के साथ साथ प्लेटें लगवाने लगा। प्लेटें लग गईं तो वह सलाद तैयार करने लगा। समीरा बार बार कहती रही, तुम जाओ ना, ये सब तुम्हारे काम नहीं है, यह मेरा काम है। सब काम हम दोनों के हैं। फिर दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाने के फ़ौरन बाद नकुल बोला, चलो घूम आते हैं, लेकिन समीरा ने कह दिया, छोड़ो, मन नहीं है। नकुल की समझ में कुछ नहीं आया, पर वह कुछ बोला भी नहीं। आधी रात का वक्त था या उसके बाद चारों तरफ सन्नाटा था। नकुल और समीरा सो रहे थे कि एकाएक समीरा चीख कर उठ बैठी। उसने कोई बहुत बुरा सपना देखा था। उसका सारा शरीर पसीने से नहा गया था और वह थर थर काँप रही थी।